नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, लोकतंत्र को हाईजैक करने के सारे हथकंडे बीजेपी अपना रही है, लेकिन दिल्ली से लेकर झारखंड तक बीजेपी के सारे दांव फेल हो रहे हैं। दरअसल सारी प्लानिंग विपक्षी एकता ध्वस्त कर रही है। खासकर राहुल गांधी जिस तरह न्याय यात्रा लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे बीजेपी और ज्यादा कमजोर होती दिख रही है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी अब पश्चिम बंगाल से झारखंड पहुंच गए हैं और झारखंड में बीजेपी ने किस तरह सत्ता हथियाने का खेल खेला है, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों में आपने देख लिया। हेमंत सोरेन को ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के कारण सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसमें बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार गिर जाए। हालांकि हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों ने चुन लिया है, लेकिन राज्यपाल ने उनसे मिलने और उनका शपथ ग्रहण करवाने में जितना वक्त लिया, उससे बार बार यह अंदेशा हो रहा था कि बीजेपी यहां तख्ता पलट का खेल कर सकती है। कांग्रेस ने इस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा, और हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटा सा अंश आपको दिखाया भी था, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी थी, ये देख लीजिए। और आज सुबह संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे, जब संसद का अभी आप जान रहे हैं कि सत्र चल रहा है और उसमें भी बजट सत्र, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय को उठाया है। क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए जरा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। सर, इन झारखंड one issue has arisen. One second, please listen to him. These are उसमें जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और 4 लोग अभी बाहर थे। 47 लोग, What is the point, sir? What is the point? 47 के थे और साहब उन्होंने भी उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई। ऑलवेज क्या होता है कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी जानते हैं कि इमीडिएटली क्या बोलते हैं, टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही मे बी कंटिन्यूड। और अरे सुनो भाई, बाद में कुछ तो बोलो। और I am here to take a call. इमीडिएटली जब लिस्ट देते हैं उसको, आप इमीडिएटली बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो। लेकिन इस केस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ झारखंड में, ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। तो सुन रहे थे आप सीधा यहां हमला बोलते हुए और अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की कॉन्स्टिट्यूशन का आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, ये साफ कह रहे हैं। और मसला क्या है? मसला है झारखंड का और उसमें भी मुख्यमंत्री पद को लेकर। हालांकि आप जानते हैं कि झारखंड में चंपई सोरेन ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है 12:15 बजे, लेकिन 48 विधायक साथ होने वाली बहुमत
के बावजूद उन्हें 10 दिनों में फ्लोर टेस्ट के लिए कहा गया है। आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा में कुल 82 सीटें हैं, जिनमें 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत, यानी 82 सीटें। और सरकार गठन के लिए 42 सीटों की आवश्यकता है, 42 विधायकों की जरूरत होती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बहुमत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और एक निर्दलीय के साथ वहां 48 विधायक जो हैं इनके साथ हैं। फिर भी सरकार पर बर्खास्तगी की तलवार अभी से लटका दी गई है। खास बात यह है कि झारखंड में यह खेल तभी खेला गया जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड पहुंच रही थी। इससे पहले बिहार में भी बीजेपी ने यही प्लान बनाया था। बिहार में बीजेपी का प्लान नीतीश के पलटने के कारण कामयाब तो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां राहुल गांधी की जो रैली हुई, उस रैली ने नीतीश के प्लान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। वो सब कुछ आपने देखा पूर्णिया में जो रैली हुई थी। बीजेपी की नजरें एक तरफ दोस्तों गैर बीजेपी शासित राज्यों पर हैं, तो दूसरी तरफ वो इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि इसमें भी उसे मात ही मिल रही है। झारखंड में न्याय यात्रा में झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ दे रही है, तो बिहार में आपने देखा कि आरजेडी के कार्यकर्ता यात्रा के साथ साथ रहे और उसके अलावा वाम दलों के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में, यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ साथ रहे। बिहार में बंगाल से निकलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग, यानी कि सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। और इधर उत्तर प्रदेश में वैलेंटाइंस डे और बसंत पंचमी जो इस बार 14 फरवरी को है, उसी दिन राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोलने की सारी तैयारियां कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का साथ कांग्रेस को यात्रा में मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव इस यात्रा को लेकर ट्वीट्स करते रहे हैं, अपने बयान देते रहे हैं। और इधर बीजेपी ने लोकतंत्र को हाईजैक करने का खेल चंडीगढ़ में भी खेला था, आपको याद होगा, जिस पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की अर्थी निकालते हुए बीजेपी के खिलाफ फिर से माहौल बना दिया है। वहीं कल अग्निवीरों ने जंतर मंतर पर जिस तरह प्रदर्शन किया, उससे भी बीजेपी की राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे और सेना को सम्मान की पोल जो है वो खुल गई। आज इस मसले पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, जरा उसको भी सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। अग्निवीर एक ऐसा मामला है जहां युवाओं को लेकर, युवाओं के करियर को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और अग्निपथ योजना ये बहुत आपका प्रिय योजना है और ये योजना आपने किया 4 साल के, लेकिन लोग ये समझे जैसा कि हर जगह स्टाइफंड्री के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं, वैसा ही इसमें जो अग्निवीर का जो योजना है, इस 4 साल की नौकरी के बाद हम मिलिट्री में जाएंगे। भरी जवानी में जाते हैं। पहले कहा कि एक बात आ गई, 100 लोगों में से 25 लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, 75 लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आप 75 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं, 25 लोगों को ले रहे हैं। और मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं, चाहे अभी बाहर आया कि नहीं स्टेटमेंट, हाल ही में जनरल MM नरवणे ने बताया कि अग्निवीर स्कीम सिर्फ आर्मी के लिए आने थी और उसमें 75 रिटेंशन और 25 रिलीज पॉलिसी का प्लान था। लेकिन तो सुन रहे थे आप अग्निवीर योजना को लेकर भी यहां मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हुए, और भाजपा की अग्निवीर योजना ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है, यह कहना है यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो चाहे सत्ता हड़पने की कोशिश हो दोस्तों, निर्वाचित सरकारों को गिराने का खेल हो, चुनाव में धांधली की बात हो या देश की सुरक्षा का सवाल हो, बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मोदी कह रहे हैं कि तीसरी बार हम ही सत्ता पर काबिज होंगे और 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी बीजेपी कर रही है। किस तरह का खेल खेल सकती है बीजेपी और कैसे कांग्रेस करेगी बीजेपी
के प्लान को फेल, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच आपको लेकर चलें। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अभी से थोड़ी देर पहले जब वो झारखंड में पहुंचे, झारखंड के पाकुर में राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, और झारखंड में जो कुछ अभी हुआ, हेमंत सोरेन सरकार के बारे में जो बातें हुई हैं, वो सब बातें यहां रखते हुए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। अब आपकी बात सुनने आए हैं, आपके दिल में जो है वो समझने आए हैं। आने वाले तो ये मेरा आज के लिए मैसेज था। आने वाले दिनों में आप हमारे साथ चलिए, यात्रा में शामिल होइए, और जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि आपने जो सरकार चुनी थी, आपने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। और मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनकी जो साजिश थी, उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए, और आज यहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए इलेक्ट होके आए हैं। लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज हैं, जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं वो करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी से, आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं। तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, आप पीछे नहीं हटे, और आपने अपनी सरकार बचाई। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुन रहे थे आप, झारखंड की सरकार आपने बचाई, आप डरे नहीं। और डरो मत का नारा तो यहां राहुल गांधी लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछली यात्रा में भी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में भी आपने देखा होगा और सुना होगा कि राहुल गांधी कह रहे थे डरो मत। दो नारे जो हैं यहां से निकल के आए, पहला डरो मत और दूसरा मोहब्बत की दुकान, यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। और यही बात, ये दोनों बातें यहां कहते हुए राहुल गांधी आप लोग सुन रहे थे। झारखंड पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या कारण है कि राहुल गांधी जैसे जैसे जिन राज्यों में पहुंच रहे हैं, उन राज्यों में कुछ न कुछ उथल पुथल मचाने की कोशिश हो रही है। अभी आपके सामने 14 तारीख का जिक्र कर रहा था। 14 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। वहां क्या कुछ होगा, सवाल बड़ा है। लेकिन उससे पहले विपक्ष के आगे कैसे प्लान फेल हो रहे हैं बीजेपी के, और कैसे विपक्ष ने बना ली है बढ़त, आइए इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं उससे पहले उनके लिए कहीं ना कहीं स्टेज तैयार करने की कोशिश हो रही है। ये आप देख रहे हैं, आपने देखा बिहार में, आपने देख लिया आप झारखंड में, और एक हमारे साथी जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी जो उत्तर प्रदेश में हैं। वहाँ क्या कुछ स्वागत की तैयारी हो रही है राहुल गांधी की 14 तारीख को, वैलेंटाइंस डे और बसंत पंचमी के दिन, वो बताएंगे। लेकिन पहले आपके पास आना चाहता हूँ प्रशांत जी कि आखिर ये पहले से इतनी अफरा तफरी क्यों मचाई जा रही है, क्यों इतनी परेशान है सत्तारूढ़ दल की परेशानी इतनी क्यों है कि राहुल के आगे आगे चल के और स्वागत में फूल नहीं बल्कि कांटों का सेज, क्या कुछ है ये
क्या यहां से 24 की राह आसान है? राजीव जी, स्टेज दरअसल राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा तैयार कर रही है, और उसी स्टेज का नतीजा है कि लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है। जो राहुल गांधी ने नारा दिया डरो मत, और खुद उनकी करीब 5 दिन तक 55 घंटे ईडी से ने पूछताछ की, और क्या नहीं किया। इसी यात्रा के दौरान आप देखिए असम में क्या हुआ, लाठीचार्ज, और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, रूट चेंज करवाया, मणिपुर जहाँ से शुरुआत की वहाँ पे व्यवधान पैदा किया। तो और उसके बाद भी यात्रा चल रही है और लगातार बढ़ रही है। तो ये जो भारत जोड़ो 1 और भारत जोड़ो 2, ये जो 2 यात्राएं राहुल गांधी की हुई, इसने देश में माहौल बनाया और लोगों के अंदर हौसला आया लड़ने का। वरना आप सोचिए कि अगर ये देश में माहौल नहीं होता तो जितनी तैयारी के साथ झारखंड में ईडी गई थी ऑपरेशन लोटस करवाने, महाराष्ट्र की कामयाबी के बाद, वो खाली हाथ लौट गए वहां से। जी। इसमें मैं मानूंगा कि हेमंत सोरेन की राजनीतिक सूझबूझ भी कम नहीं थी, और उनकी योजना बहुत कारगर योजना थी कि उन्होंने संवैधानिक संकट नहीं पैदा होने दिया, राष्ट्रपति शासन की संभावना नहीं होने दी। लेकिन जो झारखंड में राजीव जी हुआ है, और ईडी वहां से खाली हाथ लौटा है। कानूनी लड़ाई हेमंत सोरेन लड़ते रहेंगे, उनके पिताजी जीवन भर लड़े, शिबू सोरेन। तो ये तो उनका पारिवारिक आप कहें कि तजुर्बा है लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने का। लेकिन उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ थी, और जिस वीडियो को जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, कि जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया, जिसको कहते हैं बिल्कुल स्टंप कर दिया मोदी सरकार को और ईडी को, कि दरवाजे पे ईडी खड़ी, उन्होंने अंदर से वीडियो बना के, और गिरफ्तारी के बाद वो वीडियो बाहर आ गया जी। तो ये झारखंड में जो ऑपरेशन लोटस की फेलियर हुई है राजीव जी, ये 2024 के चुनाव के लिए आप समझिए कि ये बूस्टर डोज है अपोजिशन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। और संयोग देखिए कि आज ही शपथ हुई है और आज ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का झारखंड होता है। तो ये पॉलिटिकल जो गर्मी है इस सर्दी में, पॉलिटिकल तापमान को बढ़ाएगा। और राहुल गांधी, ठीक बात है कि वो इलेक्टोरल बातें कम कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं। और ये अगर चेतना जग गई, देखिए राहुल गांधी इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, युद्ध के समय जो काम एयरफोर्स करती है वो काम कर रहे हैं। एयरफोर्स क्या करती है, ऊपर से टारगेट को बम गिराकर, मिसाइल गिरा के ज़मीन साफ करती है, ताकि नीचे जो सेना है, जो इन्फेंट्री है, वो जा सके दुश्मन के इलाके में और झंडे गाड़ सके। तो राहुल गांधी इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल पार्टीज, लोकसभा के जो चुनाव होगा उसके उम्मीदवार, नेता, कैंपेनर्स, उन सब के लिए वो इन्फेंट्री है, वो ज़मीनी फौज है। और उस ज़मीनी फौज के लिए ऊपर से एयरफोर्स का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, और इसके नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। तो झारखंड में अभी 8 दिन उनको रहना है, और आप देखिए कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। एक टीवी चैनल ने राजीव जी, आपने भी शायद वो क्लिप सुनी होगी, कि हेमंत सोरेन को यहाँ तक कह दिया कि ये आदिवासी हैं और इनको तो जंगलों में ये रहते थे, ये कारों में घूम रहे हैं जी। आप सोचिए कितना बायस है, कितनी गंदी सोच है आदिवासी समाज के प्रति। मैं जानता हूँ राजीव जी, एम्स में डॉक्टर हैं आदिवासी, भारत की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, वाइस चांसलर हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। और उस समाज के लिए आप ये कह रहे हैं कि ये तो जंगलों में रहते थे। मतलब वो जो वीडियो
ठीक है, आदिवासी समाज की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है और उस सांस्कृतिक पहचान और धरोहर को वो सेलिब्रेट करते हैं, जी। लेकिन उसको उस तौर तरीके को या उनके नाच गाने को ही मान लेना कि यही इनकी जीवन शैली है, तो ये गलत है। तो ये जो एक मोदी समर्थक न्यूज़ चैनल के अंदर ये चला, प्राइम टाइम पर चला, जी, बहुत शर्मनाक था ये। उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हुई है वहां पे SC/ST एक्ट एफआईआर दर्ज कराई गई है SC/ST एक्ट के तहत झारखंड में ही। और आप देखिए, नाम बता दे रहा हूं, सुधीर चौधरी साहब हैं, आज तक के एंकर हैं। जब चर्चा कर रहे हैं तो खुल के ही करें, नाम लेने में क्या बुराई है, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है। तो पत्रकारिता में ये बढ़ाया जाता है कि जब एफआईआर दर्ज है तो नाम ले सकते हैं, बशर्ते कि नाबालिग ना हो। ये बालिग हैं और एक एंकर हैं, ये एक बार तिहाड़ जा चुके हैं और कल ही रात को अपने शो में उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत शर्मनाक बातें हैं कि अभी तक वो करोड़ों की गाड़ी में घूमते थे, एसी में बंगले में रहते थे, लेकिन अब वो 20-30 साल पहले वाले जीवन जीने के लिए वो अब मजबूर हैं, जैसे आदिवासी जंगलों में रहा करते थे। ये पूरा का पूरा उनका सेंटेंस है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जो उन्होंने कहा है। और इसी कथन पर उनके खिलाफ झारखंड में जो आदिवासी समाज है उसने एफआईआर दर्ज कराई है। ये बहुत ही शर्मनाक है जिसकी बात आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। इस पे और चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी हैं जो आज पहुंचे, वहां पाकुड़ पहुंचे हैं झारखंड में, और बॉर्डर एरिया है, और यहां से जब वो बंगाल से झारखंड पहुंच रहे थे तो यहां पर उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण का अंश आपको सुना रहे थे हम, और जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे जो साथी बाद में आए हैं। क्योंकि ये एक बार उस भाषण को और सुनाना चाहूंगा, इसलिए सुनाना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जो कह रहे हैं कि एयरफोर्स जो काम करती है वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, 2024 के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, 2024 के लिए अपने तमाम, और क्यों हम यहां कह रहे हैं कि विपक्ष ने बना ली है बढ़त, कैसे बढ़त बनाई है उसकी चर्चा इसी दौरान हम करेंगे। और सीधे आएंगे सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील जी जुड़े हैं हमारे साथ, हाँ सुनील जी के पास, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि यात्रा जब उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तो तब क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी तक हमने देख लिया असम पहुंची यात्रा तो असम में स्वागत कर रहे थे, जोरदार स्वागत करते हुए दिखाई दिया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, लाठी चार्ज तक करवा दी। और उसके बाद जब ये यात्रा पहुंची है बिहार तो वहां भी जोरदार स्वागत करते हुए बीजेपी दिखाई दी, मुख्यमंत्री ही बदल दी। और वैसे ही हमने देख लिया झारखंड में भी मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन जो उस समय के मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन थे वो साहब अभी गिरफ्तार हैं। तो जो कुछ हो रहा है अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा वो दिलचस्प होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से अभी और भी राह जो है दूसरे राज्यों का भी है। जरा पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी को, सुनिए। हम आपकी बात सुनने आए हैं, आपके दिल में जो है वो समझने आए हैं। आने वाले तो ये मेरा आपके लिए मैसेज था, आने वाले दिनों में आप हमारे साथ चलिए, यात्रा में शामिल होइए, और जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि आपने जो सरकार चुनी थी, आपने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। और मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनकी जो साजिश थी उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए, और आज यहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए इलेक्ट होके आए हैं। लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज हैं,
जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं वो करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी से, आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं। तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, आप पीछे नहीं हटे और आपने अपनी सरकार बचाई। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुन रहे थे आप यहां सीधा सीधा झारखंड की सरकार आपने बचाई, आप डरे नहीं, और यह बात कहते हुए राहुल गांधी। लेकिन सुनील शुक्ला जी, राहुल गांधी का स्वागत, जोरदार स्वागत, क्या ऐसा ही स्वागत वहां भी होने वाला है उत्तर प्रदेश में? कैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश को? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और लेकिन सबसे बड़ा, थोड़ा अगर इसको लाइट वे में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या यहां जो कुछ झारखंड में हुआ है, जो कुछ बिहार में हुआ है, जो कुछ हमने असम में देखा, और मणिपुर से जहां से एक बड़ी चुनौती थी यात्रा शुरू करने की, और जोरदार तरीके से मणिपुर से इस यात्रा का आगाज हुआ, क्या कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो यहां, और खासकर राहुल गांधी, जिसके बारे में अभी बोल रहे थे प्रशांत टंडन जी, की एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, एयरफोर्स की तरह बम्बार्डिंग कर रहे हैं और अपने लिए एक बढ़िया रास्ता बना रहे हैं? क्या ऐसा माना जाए? और इसीलिए परेशान है बीजेपी, इसीलिए परेशानी में है बीजेपी, ये माना जाए? धन्यवाद राजीव जी। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यूं देखना शुरू कीजिए कि सरकार ने, सत्तारूढ़ दल ने इस यात्रा को शुरू होने में ही कितनी बाधाएं पैदा की कि यात्रा शुरू न होने पावे। यात्रा शुरू होने की अनुमति को लेकर के कितने विवाद पैदा किए गए कि परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परमिशन मिली, सशर्त परमिशन मिली। उस स्थान को अनुमति नहीं दी गई जहां से यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव किया था कांग्रेस ने। नुकसान क्या हुआ? क्या यात्रा नहीं निकली? क्या लोग राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर नहीं निकले? जो कोई भी व्यक्ति मणिपुर से वाकिफ है उसको यह देख करके सुखद आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा में या उनकी सभाओं में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे शामिल हो गए। यह एक छोटे प्रदेश है जहां की जनसंख्या सीमित है और बहुत ही बिखरा हुआ आबादी इलाका है। वहां बड़े बड़े कस्बे और बड़ी जनसंख्या वाले कस्बे नहीं दिखाई पड़ते। ऐसे मणिपुर में बड़ी तादाद में, जो कि एकदम तनावग्रस्त और हिंसाग्रस्त है, बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया, उनकी सभाओं में आए। और एक वर्ग के लोग नहीं आए, जो तीनों प्रमुख समुदाय हैं वहां के, चाहे मैती हो, चाहे कुकी हो, चाहे नागा हो, सब आए और सभी समुदायों से राहुल गांधी ने संवाद कायम किया। वह किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में खड़े हुए नहीं हुए, वो शांति के पक्ष में खड़े हुए, सौहार्द के पक्ष में खड़े हुए और सबसे उन्होंने अपील की कि आप लोग सौहार्द बनाइए, तभी आपका राज्य तरक्की करेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में उनके साथ वो खड़े हैं। तो जो यात्रा हो सकता है कि बहुत समान तरीके से निकल जाती, उसको व्यापक समर्थन मिल गया। अगर आप आगे बढ़ेंगे मिजोरम में, नागालैंड में क्या जन समर्थन मिला? नागालैंड के इलाके को जो लोग जानते हो उनसे पूछिएगा कि कितनी सीमित आबादी रहती है। ईटानगर में मैं जाकर देखा हूं, बहुत ही कम लोग रहते हैं, बहुत ही स्कैटर्ड आबादियां हैं। राजधानी होने के बावजूद उस तरह का भीड़ भाड़ नहीं रहता जहां जो अन्य मैदानी इलाकों में आपको दिखाई पड़ेगी। यहां तक गुवाहाटी में जो भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है वो भी वहां नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग उनको मिलने के लिए निकले और किस तरह का रिएक्शन हुआ। शानदार उनकी जनसभा हुई, तमाम विपक्षी दल उसमें शामिल हुए। आपने झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश की, परिणाम क्या हुआ कि एक मुख्यमंत्री सीना तान के खड़ा हो गया कि नहीं, और जो उन्होंने वीडियो जारी किया कि ठीक है हम करेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष हमारा ही रास्ता है। तो एक राजनैतिक माहौल जिसके लिए हो सकता है कि राहुल गांधी को जितनी मेहनत करनी पड़ रही है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, सरकारों के जो भाजपा शासित सरकारें हैं या उसके माध्यम से लोकप्रियता मिली। असम में मुख्यमंत्री जी ने उनको नहीं जाने दिया, गुवाहाटी के एक रास्ते से नहीं जाने दिया, एक विश्वविद्यालय में जाने की अनुमति नहीं दी। क्या नुकसान हुआ? क्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी निकल के बाहर चले आए? जो कार्यक्रम आधे घंटे 20 मिनट 45 मिनट में खत्म हो जाता, उसके लिए लंबा चौड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी को आपने दे दिया। समाज के सही वर्ग के लोग निकले। जो मंदिर में जाने के लिए, शंकर देव के मंदिर में जाने के लिए आपने अनुमति नहीं दी, किसका नुकसान किया आपने?
वहां पूजा करके हो सकता है 20 मिनट, कोई मंदिर में कितनी देर तक रहेगा जिसको अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने हैं। वहां 1.5 घंटे आपने बैठाया और रघुपति राघव राजा राम का जो भजन गाते रहे राहुल गांधी वहां, और आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। आप सरकारी दमन से या सरकारी तंत्र के माध्यम से आप किसी राजनीतिक आंदोलन को रोक नहीं सकते हैं। किसी राजनीतिक गतिविधि को, किसी राजनीतिक कार्यक्रम की उपादेयता को खत्म नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। राहुल गांधी तो सीधे सीधे निकले हुए लोगों के सवालों के साथ जा रहे हैं। वह जो लोग समाज में आज की तारीख में तनाव है उसकी बात कर रहे हैं, वो समाज से जुड़े हुए जो सवाल हैं, लोगों के, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे अर्थव्यवस्था का सवाल हो, चाहे लोकतंत्र की रक्षा का सवाल हो, चाहे संघीय ढांचे का मामला हो, चाहे संविधान की रक्षा का सवाल हो, वो लोग जाकर उसकी बात कर रहे हैं लोगों से। और कोई भी आप जहां पे जो पहाड़ी इलाके उत्तर पूर्व के हैं उसमें भी आपको ऐसी जगह नहीं दिखाई पड़ेगी जहां राहुल गांधी के समर्थन में लोग न निकले। बिहार में जिस तरीके का समर्थन मिला, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीमांचल के इस इलाके में इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ जाएंगे और लंबी लंबी यात्राएं करेंगे उनके साथ साथ और उनके सभाओं में शामिल होंगे। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। यह अप्रत्याशित जन समर्थन था जो राहुल गांधी को दिखाई पड़ा। और आज ये होने लगी कि नीतीश कुमार को लेने के बाद भी अपने साथ उस तरह का विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है कि आज 6ठा दिन हो गया हमारे ख्याल से, 1 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं सरकार को शपथ लिए हुए, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्या विश्वास में डूबे हुए किसी गठबंधन का यह राजनीतिक आचरण है? क्या आप निर्णय लेने में इतना विलंब करें? आप आज झारखंड में क्या किया आपने? झारखंड में जो एक संवैधानिक संकट आपने पैदा किया कि पूर्ण बहुमत का गठबंधन होने के बावजूद पिछले 24 घंटे में आज दोपहर तक और मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने तक किसकी सरकार थी वहां? यह संवैधानिक संकट पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? यह माहौल किसने बनाया और इसकी जवाबदेही किसके ऊपर बनती है? इस सवाल इस बात का हुआ। और अगर आप इस तरह से अपने विरोधियों को गैर राजनीतिक तरीके से सवाल खड़े करेंगे तो इस तरह की गलती में फंसेंगे आप। परिणाम क्या हुआ कि आज जो हमारे ख्याल से पाकुड़ से प्रवेश किए हैं जबरदस्त जन समर्थन है और वह पूरा का पूरा इलाका, ये पाकुड़, दुमका, ये पूरा का बेल्ट जो है यह गुरुजी के प्रभाव का क्षेत्र है। किस तरह का जन समर्थन उनके पास है, किस तरह का सम्मान अपने आंख से मैंने देखा वहां। और एक पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पार्टी आपके खिलाफ खड़ी हो गई। आप ये जो बीजेपी ने जो प्रयास भाई हेमंत सोरेन के सामने विकल्प था कि वो भी अजीत दादा पवार हो जाते, वो भी छगन भुजबल हो जाते, वो भी हेमंत सोरेन हो जाते। लेकिन आज देश में दो हेमंत हो गए। एक हेमंत तो है जो कह रहा है कि हम लड़ेंगे, आइए, और एक हेमंत आपके सामने है जो कहते हैं कि हम राजनीतिक गतिविधियों में चलने नहीं देंगे। जनता किसके साथ खड़ी है? दोनों हेमंतों ने राहुल गांधी की मदद कर दी। एक दूसरे हेमंत साहब अपने राज्य में चाहते थे कि राहुल गांधी के लिए कोई नहीं निकले ना, एकदम व्यापक जन समर्थन उन्होंने दे दिया। और दूसरे हेमंत उनके साथ खड़े हो गए, अपनी जनता के साथ खड़े हो गए जी। संविधान जो लोकतंत्र की बात की जा रही है उसके साथ खड़े हो गए कि हाँ लोकतंत्र को बचाना है तो संघर्ष करना है, और जनता उनके साथ खड़ी हुई। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक माहौल बनाया है वो राहुल गांधी की देन है। राष्ट्रीय पैमाने पर अकेला कोई नेता सक्रिय है सड़कों पर लोगों के बीच में तो राहुल गांधी है। अपने अपने राज्यों में राजनीतिक दल भी शामिल हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तमिलनाडु में डीएमके की सभाएं हो रही हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल के राजनीतिक कार्यक्रम न हो रहे हो। विभिन्न जिलों में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और देश की पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसने अपने 16 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए कि हम ये हमारे उम्मीदवार होंगे। राजनीतिक कार्यक्रम के लगातार जारी हैं। और जो इंडिया गठबंधन में भेद पैदा करने की जो कोशिश भी चल रही थी वो कोई कामयाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने तरह के लालच, प्रलोभन और दबाव डाले गए। हर दिन अफवाह फैलाई गई राष्ट्रीय लोकदल के बारे में कि राष्ट्रीय लोकदल के लोग आज राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं तो कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। ये पूरी की पूरी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, याद कीजिए जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की गुजरी, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के लोग उपस्थित थे। और कभी भी ये नहीं हुआ कि इंडिया दल समूह के विपरीत राष्ट्रीय लोक दल ने कोई स्टैंड लिया हो। उत्तर प्रदेश में जिस स्वरूप में इंडिया गठबंधन आया है वह बरकरार है, उसकी एकता में कहीं कोई असर नहीं है।
और मैं तार्किक तरीके से अगर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव घोषणा के साथ साथ इंडिया दल समूह में आएगी। अगर उसको अपना जनाधार बचाना है, अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़े रखना है, भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बने रखना है, और जिस दलित समुदाय की राजनीति, जिस दलित समुदाय की चेतना, उनके सशक्तिकरण, उनको आगे लाने की जो उनकी सोच है, अगर वो अपने मंतव्य में सफल होना चाहते हैं तो उनके पास इंडिया दल समूह में जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अगर वो अकेले भी जाते हैं तभी उनका नुकसान है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तभी उनका नुकसान है, क्योंकि उनका समूह उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लगातार देख रहा है कि आपका दलित समुदाय के प्रति आचरण क्या है। जिस सुधीर चौधरी की बात कही, आप जो टिप्पणी उनके बारे में की, उन्होंने आदिवासी समुदाय के बारे में, और कोई कार्रवाई नहीं होना। जिस सीधी जिले में एक आदिवासी लड़के के ऊपर पेशाब करने की घटना के बाद कोई कार्रवाई का ना होना, दलित समुदाय यह जान रहा है कि अगर उनके साथ जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति बनेगी समाज में। आगे लाने का जो संघर्ष है इतने दिनों का उनके नायकों का, वो कितना फलीभूत होगा या कितने पीछे चला जाएगा। राहुल गांधी का जो अभियान है, और राहुल गांधी ने सबके आप इस सामान्य बात नहीं थी, सत्तारूढ़ दल ने जिस संगठनात्मक और संस्थागत तरीके से विपक्षी दलों को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया, यह सामान्य बात नहीं थी कि उस विश्वसनीयता को हासिल किया राहुल गांधी ने, और पूरे विपक्ष के लिए। आज अगर जन समर्थन दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी को के प्रति झारखंड में, चाहे बिहार में, या जो जन समर्थन आपको दिखाई पड़ा पश्चिम बंगाल में, उसका सीधा लाभ कांग्रेस को नहीं है, उसका सीधा लाभ इंडिया दल समूह को है, उसका सीधा लाभ टीएमसी को, उसका सीधा लाभ आरजेडी, जेडी और महागठबंधन के दलों को है बिहार में, उसका सीधा लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को है झारखंड में। ये तमाम दलों को है। यह एक राजनीतिक माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की है, और एक चुनाव के दौरान, चुनाव के मौके पर एक राजनीतिक कार्यक्रम की जिसकी आवश्यकता होती है, विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के आपके बीच आपसी समझ पैदा करने के लिए, और अपने नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रतिबद्धताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए उस राजनीतिक कार्यक्रम के सूत्रधार है राहुल गांधी। इसलिए पूरे के पूरे अभियान का महत्व है। और जब आप सड़क पर निकल चुके हैं तो ये फिर जनता के बीच सीधा संवाद है आपका, और वह संवाद आप जनता से संवाद करना चाहते हैं। सवाल है कि जनता आपसे संवाद करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, लेकिन जनता आपसे संवाद करना चाहती है। इस कारण से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो अद्भुत रास्ता किसी भी लोकतांत्रिक परिवेश के लिए, और जब आपके सामने तमाम तरह के अवरोध पैदा किए जा रहे हो, संस्थाएं आपका साथ न दे रही हूं, उस समय ही रास्ता था। उस रास्ते को अख्तियार करके लोगों को ताकत दी है राहुल गांधी ने भी, और वो तमाम लोग ये चाहते थे कोई नेता निकले और उनके साथ वो खड़े हों, वो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता नहीं कि योगी सरकार कोई ऐसा काम करेगी जिससे उसके ऊपर इस तरह के सवाल पैदा हो जो असम सरकार के लिए पैदा हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो इंडिया दल समूह है वह पूरी तरह से संगठित है, और मुझे लगता है कि इसका असर और बेहतर दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अन्य राज्यों में भी, और खासकर उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी उससे पहले अभी इस यात्रा को बहुत चक्कर लगाना है। अभी उड़ीसा भी जाना है तो, और छत्तीसगढ़ भी जाना है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का नंबर। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना होगा। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी और 11 दिनों तक यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी। महत्वपूर्ण यात्रा होनी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उससे पहले जब झारखंड पहुंची ये यात्रा तो उसके एक दिन पहले आपने देख लिया, और आज ही दिन में शपथ ग्रहण समारोह चंपई सोरेन का हुआ है, और लगभग 36 घंटे बाद। आखिर क्या कारण रहा, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उधर बिहार में भी आपने तख्ता पलट देख लिया, कैसे इधर से उधर पलटी मार गए नीतीश कुमार, और बीजेपी ने भी पलटी मारी, वो भी नीतीश कुमार के संग आई और इधर नीतीश कुमार उनके संग। असम में आपने देख लिया जो कुछ हुआ। इंडिया गठबंधन यहां कैसे अपनी सूझबूझ के साथ, राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ, राहुल गांधी के एक मैसेज पैगाम के साथ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए और डरिए मत के नारे के साथ, कैसे इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैसे यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीतियाँ हैं, बीजेपी की जो चालाकियाँ हैं, बीजेपी की जो प्लानिंग्स हैं वो फेल हो रही हैं।
क्योंकि झारखंड में पूरा का पूरा प्लान इनका यही था कि किसी भी ढंग से यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जो संभव नहीं हो पाया क्योंकि हेमंत सोरेन उनसे ज्यादा चालाक निकले। अगर चालाकी की ही बात की जाए तो सूझबूझ वाले निकले, अगर ये सही शब्द का इस्तेमाल करूं, लेकिन क्योंकि चालाकियां ही चल रही हैं इसलिए चालाक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास, जरा आपसे समझूं। झारखंड की राजनीति को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, लेकिन उसके अलावा आपसे यह भी समझना चाहता हूं कि जो तैयारियां चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन सब के जरिए बीजेपी कर रही है, उन तैयारियों में अब जो एक बात कुछ एक बातें यहां सुनील शुक्ला जी की और उनसे पहले कुछ एक बातों में से एक महत्वपूर्ण बात प्रशांत टंडन जी की कि ईडी के सामने भी अब आप देख लीजिए, केजरीवाल आज उनको फिर से उनकी पेशी थी, नहीं पेश हुए, कह रहे हैं कि आप जो समन भेज रहे हैं वो समन ही गलत है। और उधर हेमंत सोरेन ने भी कहीं ना कहीं अपना दम दिखा दिया कि आप हमको झुका नहीं सकते हैं। यहां क्या कुछ आप देखते हैं, अगर ईडी, सीबीआई, आईटी से डराने वाला मामला है तो क्या बीजेपी यहां पस्त होती हुई दिखाई देती है? क्या यहां एक डरो मत का नारा बुलंद हो करता हुआ विपक्ष दिखाई देता है? जो बात आखिर में भी दूसरी बार आप सुन चुके हैं राहुल गांधी की बात, जो अभी पाकुर में वो कह रहे थे, उस बात में कितना दम दिखाई देता है आपको? राजीव जी, राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 से ये नारा लगा रहे हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा वंश प्रारंभ उन्होंने किया था कि डरो मत, और ये डरो मत का नारा जनता ने भी अब स्वीकार किया और धीरे धीरे डरो मत का नारा को जो है कि जो टीम इंडिया के जो अलग अलग गठबंधन सहयोगी हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो झारखंड का संपूर्ण घटनाक्रम है उसने ये साबित कर दिया है, जो हम लोग बचपन से स्लोगन सुनते हैं कि डर के आगे जीत है, तो वो डर के आगे कि आप ईडी से डर जाएं, सीबीआई से डर जाएं, इनकम टैक्स से आप डर जाएं, ये अब सबों को पता है कि ये तमाम एजेंसियां जो केंद्र सरकार की हैं, ये बीजेपी की फ्रंटल एजेंसियां बन चुकी हैं। आप अगर उनसे डरते हैं, इन एजेंसियों के साथ केंद्र सरकार के दबाव में नीतीश कुमार आए और हम लोग देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थितियां बनी है। हिंदू ने कल ही जो है कि कवर किया है कि एक तरह से वहां पे जो पूरा ईबीसी समुदाय है, जिसको लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त होते हैं नीतीश जी, उस समुदाय से में उनके प्रति मोह भंग की स्थिति बन चुकी है। तो ये तमाम कार्रवाइयां जो लोग उस दिशा में जा रहे हैं, तो ये कार्रवाई करने वाले लोग भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बीजेपी अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मार ही रही है, जो लोग डर रहे हैं उनके पैर पे भी कुल्हाड़ी लग रही है। राजीव जी देखिए, जो मेरा घर है वो 2 राज्यों में बटा हुआ है, हमारा गृह क्षेत्र राजीव जी। बिहार का जो है कि जिला वो बांका जिला है और झारखंड का वो गोड्डा जिला है। तो जहां पे भी ये यात्रा चल रही है, मेरे घर से करीबन करीबन वो 80 किलोमीटर की दूरी पे चल रही है। और मैं 3-4 दिनों से तमाम मित्रों के फोन आ रहे हैं कि चाहे वो बिहार से भी, चाहे वो गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़ में जो यहाँ पे चल रही है, उन सब जगहों से लोग जो है कि पाकुड़ पहुंचे हुए हैं। तो उत्साह किस तरह का कायम है, ये उत्साह बनाने का श्रेय किसको दिया है? एक तो राहुल गांधी का श्रेय है, जो दूसरा है कि स्टेज तैयार करने में जो बीजेपी की भूमिका रही है, जो आपका सवाल था जी, कि बीजेपी ने जिस तरह से झारखंड में प्रयास किया सत्ता को गिराने का। अब बताइए, आज अगर इस समय हम लोग बात कर रहे हैं 2 फरवरी को, कौन मानेगा कि बीजेपी वहां पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए गई हुई थी? अगर आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप लड़ाई लड़ने के लिए गए हुए थे, तो आपको उत्तराधिकारी के चयन करने में जिनके पास पूर्ण बहुमत थी, आखिर उसमें समय क्यों लग गया आपको? एक संवैधानिक जो जटिलता की स्थिति है राजीव जी, वो जबरन उत्पन्न करने की कोशिश की गई। आप जब वो गए, उन्होंने विधायक दल का पूरा बहुमत जो है कि सौंप दिया। तमाम विधायक जो राजभवन के सामने में गेट पे खड़े थे कि बुला लीजिए, पैरेड करा लीजिए, हम लोग संख्या में पूरे के पूरे बहुमत के साथ हैं, प्रचंड बहुमत के साथ हैं। फिर भी आखिर 36 घंटे तक झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। स्वतंत्र इतिहास में इस प्रकार का कोई वृत्तांत नहीं मिलता है राजीव जी। और तमाम बीजेपी के लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने क्लियर, कल दोपहर में 12 बजे तक पहले तक बीजेपी का पूरा प्लान चल रहा था, या तो तोड़ो या तो राष्ट्रपति शासन लगाओ। कल दोपहर 12 बजे के बाद एक तरह से बीजेपी ने हार मानी है और राज्यपाल को संदेश दिया गया कि आप चंपई सोरेन को मिलने का समय दे दीजिए, और फिर आज शपथ ग्रहण हुआ। तो इसमें जो मैं मानता हूं कि जिस तरह से, और इसमें स्थितियां आसान नहीं थी हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन देखिए आदिवासियों के बीच में काफी लोकप्रिय है
और जिस तरह से आदिवासियों के बीच में मैसेज गया कि जबरन उनके जो लोक कल्याण करने वाले इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके हिंसक होने की भी संभावना थी। तो सूझबूझ में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन ने काफी अच्छे से मैसेज भिजवाया हर क्षेत्र में। कल यानी कि कल जब ईडी की टीम उनके पास आई है, उसके पहले उन्होंने हर क्षेत्र में मैसेज भिजवाया कि आप लोग गांधीवादी रास्ते पे बने रहिए, हमारे भाई बंधुओं सभी लोग कोई भी हथियार ना उठाए। ये तमाम स्थितियां जो है तो बीजेपी को फायदे की स्थिति देगी, तमाम संघर्ष को करना और वो गांधीवादी तरीके से करना है। बिल्कुल। ये मैसेज भी उन्होंने जनता के बीच में पहुंचाया। उनके तमाम समर्थक याद होगा राजीव जी, रांची के मोरहाबादी मैदान में एकदम बिल्कुल काफी ज्यादा संख्या में जमे हुए थे। तो ये स्थितियां ऐसी थी कि बीजेपी को वो बहाना भी नहीं मिला, वो तोड़फोड़ के तमाम कोशिशों में वो बिल्कुल विफल रहे। ना तो वो जेएमएम को तोड़ने का प्रयास उनका सफल हुआ, ना तो कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास उनका सफल हुआ। ऐसे स्थिति में बीजेपी सवाल का क्या जवाब देती? जब सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल पूछ रहे थे कि वहां पर तो एक जगह पर आप नीतीश कुमार को त्वरित तौर पर आप शपथ दिला दे रहे हैं और यहां पे आपको घंटों का समय लग रहा है, इसका कोई जवाब नहीं था बीजेपी के पास। बीजेपी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जरूर पॉकेट में लेकर चल रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हमारी न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है वो कहने की जरूरत नहीं है, वहां से किस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से ऐसे स्थिति में जो राहुल गांधी निकले और जो आपने ऊपर हेडिंग लगाई है, अब आप सोचिए कि उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया है, वो कोलान क्षेत्र से आता है राजीव जी। कोलान क्षेत्र और जहां पर राहुल गांधी की भी यात्रा चल रही है संथाल परगना का क्षेत्र है। ये सब वैसे क्षेत्र हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी का जमाने में गढ़ हुआ करता था, जहां बीजेपी की मजबूत उपस्थिति होती थी। लेकिन आज चाहे वो हम लोग अगर संथाल परगना के क्षेत्र में जहां पर भी यात्रा चल रही है, वहां पे अभी जेएमएम, आरजेडी इन सबों, कांग्रेस इन सबों का पूरा गढ़ का क्षेत्र है। और कोलान क्षेत्र में तो मैं कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां बनी, एक तो उसके कारण से तो ये हो रहा है कि पूरे देश भर के आदिवासी तो अब टीम इंडिया के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हो ही गए, क्योंकि उनके साथ अन्याय का इससे बड़ा नमूना कोई नहीं मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए। जब आप एक राष्ट्रपति को चुनते हैं, महामहिम को बैठा देते हैं राष्ट्रपति भवन में एक आदिवासी को, वो कितना सांकेतिक किस्म का दुनिया से बज रही है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि जिसको जनता चुनती है और उसको आप जबरन उठा के हटा देते हैं। तो मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूं कि जो जिसको नया मुख्यमंत्री बना गया सोरेन जी को, कोलान क्षेत्र में उनके कारण से 13 में 13 सीटें जो है कि वहां पे केवल एक सीट पे जो है कि ये लोग नहीं जीत पाए थे। बीजेपी का उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया था, उनकी प्रभाव क्षमता बाकी क्षेत्र में भी बढ़ गई है। तो क्या बीजेपी अब 2019 का प्रदर्शन इस 2024 में दोहरा पाएगी? उनके लिए बिल्कुल असंभव है। बीजेपी ने खुद ही अपने लिए कांटे और इस तरह के सूल बिछा लिए हैं। बीजेपी के तमाम लोग ऑफ रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं राजीव जी कि जो निशिकांत दुबे जी है, जो गोड्डा के सांसद है, वो आजकल बीजेपी ने उन्हें फ्रंट लाइन में लगा के रखा हुआ है। उन्हीं के बेवकूफी भरे सलाह का ये नतीजा है, ये सारा का सारा प्रकरण। उन्होंने ही आश्वासन दिया था आला कमान को कि जेएमएम भी टूट जाएगा और कांग्रेस भी टूट जाएगा। तो वो तमाम उनके दिए हुए आश्वासन फेल हो रहे हैं। और राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने भी बड़ी मजबूती के साथ, जब ये एक विपरीत परिस्थितियां आई, तो जेएमएम और कांग्रेस, आरजेडी तीनों का आप देखिए वहां पर तालमेल की परिस्थिति देखिए, आपको इतना शानदार प्रदर्शन दिखेगा। मैं सहमत हूं जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल जिस मिनट जिस सेकंड कमांडो को जो कार्रवाई करनी चाहिए, वो एक सुपर कमांडो एक्टिविटी की स्थितियां दिखती है लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां पे। ये देश के राजनीतिक इतिहास में अपने आप में सबसे अनोखा समय है ये। और मैं मानता हूं कि ये आजादी की एक दूसरी लड़ाई चल रही है, जहां पर तमाम संवैधानिक संस्थाएं एक तरफ है, राहुल गांधी सड़क पे है, और उस बीच में ये परिस्थितियां झारखंड में बनाई गई जिसको इन लोगों ने पूरी तरह से विफल कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से विफल कर दिए। राहुल लाल जी, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लेकिन एक गुजारिश है कि आपकी माइक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आवाज़ डिस्टर्ब होती है। कई सारे साथी लिखते भी हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अभी नहीं, अगली दफ़ा माइक अगर चेंज कर लें तो आवाज़ आपकी बहुत क्लियर आएगी। बस ये इतनी सी गुजारिश है, क्योंकि बहुत सारे साथी इस बात का जिक्र भी करते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत शानदार होता है आपका, बस माइक के कारण थोड़ी सी आवाज़ आपकी वो होती है, थोड़ा साउंड क्लियर नहीं होता है, तो कुछ बातें, कुछ शब्द सुनने से मतलब सुन नहीं पाते हैं हमारे तमाम साथी, इसलिए बस ये गुजारिश है। आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। और दीपक जी, कैसे यहाँ चाहे आप कुछ भी कर लीजिए,
लेकिन वन फाइन डे इतना तो होता है कि आपको कई बार, जो यहां बात राहुल लाल जी कह रहे थे निशिकांत दुबे की बात, निशिकांत दुबे डायरेक्ट कर रहे थे, यानी कि पूरा का पूरा इस, अगर ये पिक्चर बनाया जा रहा है, एक फिल्म बन रही है, तो उस फिल्म का डायरेक्टर निशिकांत दुबे हैं, सांसद हैं। महुआ मोइत्रा के साथ जो कुछ हुआ, उनके ऊपर केस लगाना और उनकी सांसदी चले जाना, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और अब एक राज्य, अपने ही राज्य, क्योंकि उसी राज्य से आते हैं निशिकांत, और अपने ही राज्य में सरकार बदलने का जो खेल था उसको लीड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां फेल होते हुए अब नजर आ रहे हैं। कैसे देखा जाए, यह नहीं कि झारखंड में फेल क्यों हुआ, बात यहां दूसरी है कि क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन में जो मजबूती है वो साफ दिखाई दे रही है। और अभी जो भाषण आप सुन रहे थे, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री यहां हैं, मतलब मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन, उनकी बात कर रहे थे, और बिना डरे हुए झारखंड की जनता ने इस सरकार को बचा ली है। जनता को सीधा का सीधा अगर अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, वो सब कुछ यहां दिखाई दे रहा था राहुल गांधी के शब्दों से। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है कि जो बीजेपी का हथकंडा है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से लेकर केरल तक, जो अलग अलग मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऊपर ईडी या सीबीआई के जो केसेस लगाए गए हैं, उन केसेस को देखा जाए तो उसमें यह लगता है कि बीजेपी एक जाल बिछा के बैठी हुई है और आने वाले समय में धीरे धीरे दाना डाल डाल के इन लोगों को अंदर करने की कोशिश करेगी। वहां पे एक चीज और आती है, एक बात और आती है कि केजरीवाल का क्या होगा। और अगर हेमंत सोरेन, केजरीवाल जैसे नेता नहीं डरते हैं, भूपेश बघेल जैसे नेता नहीं डरते हैं, तो इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं ये डर भी लोगों से बाहर निकल रहा है, यानी कि विपक्ष से। लोग मतलब विपक्ष, वो बाहर, अगर विपक्ष इससे बाहर आ जाए, विपक्ष अगर ईडी के डर से बाहर आ जाए, सीबीआई के डर से बाहर आ गया, तो फिर यहां किस्सा तो बदलता हुआ, किस्सा खत्म होता हुआ नहीं दिखाई देगा। राजीव जी, झारखंड का जो मामला है, मुझे लगता है कि बहुत सारे फेल्योर्स का एक तरह से समझिए कि पूरा का पूरा देखिए गुलदस्ता है। कितने मामले में जो है भारतीय जनता फेल हुई है। पहली बात, निशिकांत दुबे की आप बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने बहुत सारे वहां खेल करने की कोशिश की, वहां बैठ के दिल्ली से डायरेक्ट कर रहे थे, राज्यपाल को डिक्टेट कर रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन आज उसने भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। बाबूलाल मरांडी जो वहां के अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के गठन में कोई अवरोध पैदा नहीं करेगी। और उन्होंने केवल एक कहने के लिए एक बात छोड़ दी कि कांग्रेस और जेएम के बीच जो है उनका अपना अंदरूनी असंतोष है, लेकिन बहुत साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां से हट गई है। दूसरी बात, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने वहां पर बड़ा स्मूथ प्लानिंग करके एक कदम आगे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के इतने स्मूथली उसने ट्रांसफर कर दिया, पावर जो है अपने आदमी को बैठा दिया। ये भी लंबे समय में हम इसके इस तरीके के उदाहरण हम नहीं देख रहे हैं। दूसरा फेल्योर। तीसरा फेल्योर देखिए, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस मामले पे वहां पर बात की, वहां पर खरी खोटी सुनाई सरकार को, तो जो सबसे बड़े डिफेंडर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और अपनी सरकार के होते हैं, वो जगदीप धनखड़ साहब होते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जगदीप धनखड़ उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे कि इसमें क्या है। यहां तक कि उनको आज पहली बार जो है बीजेपी के लोगों को तक शांत करना पड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुननी पड़ी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे बड़े फोरम पर अपनी बात जो है वो उन्होंने कह दी। देखिए, अभी ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल जिस प्रकार से, जिसको हम स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं, ऊपर से एक छोटा सा टुकड़ा चला आता है बर्फ का, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और बहुत सारा मास गैदर करता जाता है। आप मणिपुर से देखिए तो मणिपुर से जो लुढ़कता हुआ है, जो राहुल गांधी नाम का जो बॉल है, इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसके नीचे सारे के सारे राज्य का जो भारतीय जनता पार्टी वो पूरी की पूरी कुचली जा रही है एक तरह से। मणिपुर में आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश देखिए, मेघालय देखिए, नागालैंड देखिए, यहां तक कि हेमंता विश्व शर्मा ने उस बॉल को रोकने की कोशिश की और पूरी की तरीके से उसके नीचे दब गए वो। आज हेमंता विश्व शर्मा जो है वो किसी भी प्रकार से, पहले जिस प्रकार से एक बहुत बड़े हीरो बन के घुमा करते थे, उसको पूरा का पूरा उन्होंने दबा दिया। वेस्ट बंगाल की हम बात इससे नहीं करेंगे कि वेस्ट बंगाल में बड़ा फ्रेंडली एक राहुल गांधी का एक वहां पे इंडिया गठबंधन का एक वो ही है। झारखंड पहुंचने पे देखिए कितनी बढ़िया बात हुई। कोई इंसिडेंट भी है, संयोग है कि इसी समय मुख्यमंत्री जो है वहां पर आए आज ही के दिन। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो शपथ दिलाई गई है
वो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सेंस किया होगा वहां पे राज्यपाल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि आज बहुत बड़ा जो गैदरिंग है ये राहुल गांधी के साथ होगा, इसलिए बेटर है कि इस मामले को आप शांति से हो जाने दीजिए। बाद में देखा जाएगा 5 और 6 तारीख को जब उन्हें अपना बहुमत साबित करना है तो उस समय देखा जाएगा क्या ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश है या नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है वो मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का प्लान जो है सबसे बड़ा जो फेल हुआ है वो झारखंड में हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे जाएगा। ये बॉल लगातार साइज इसका बढ़ता जा रहा है, जैसा होता भी है ये आगे जैसे जैसे जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गलती मुख्यमंत्री नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ। वो चाहेंगे कि चाहे 11 दिन 12 दिन जितने रह रहे हैं वो शांति से निकल जाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हेमंता बिस्वा शर्मा को उन्होंने जिस प्रकार से ट्रीट किया, हैंडल किया इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने, उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री ये गलती कम से कम नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और झारखंड का जो है निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी सफलता जो है इस न्याय यात्रा के साथ जुड़ गई। झारखंड का उनका अपना सहयोगी संगठन है, कांग्रेस भी उसमें, कांग्रेस की अपनी उसमें शामिल है उस सरकार में। तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। और ऐसे दिन हो रही जब ठीक वहां पर है, हम जैसे पहले चर्चा भी कर रहे थे कि निश्चित रूप से जहां राहुल गांधी गए हैं और झारखंड में इसकी स्टोरी देखिए आप आगे बढ़ेगी। और अब जो है ईडी का भी डर जो है, अंतिम बात ईडी का डर जो है अब इसके बाद समाप्त हो चुका है। लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि जो डरो मत और वैचारिक लड़ाई, यही इस न्याय यात्रा का मूल मंत्र है। कोई भी पॉलिटिकल, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि राहुल गांधी सीधे सीधे पॉलिटिकल बात क्यों नहीं करते। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज कुछ है ही नहीं। कि आप जो है आपने प्रॉब्लम को पकड़ लिया है, आप वैचारिक रूप से जो है आप स्ट्रांग कर रहे हैं जनता को, उनकी चेतना को बढ़ा रहे हैं, विवेक को बढ़ा रहे हैं और उसके साथ ही डरो मत का नारा दे रहे हैं। ये शायद जो है काफी क्रूशियल है और यही निर्णायक साबित हो सकता है। राजीव जी। जी, ये क्रूशियल भी है और निर्णायक भी साबित हो सकता है। आना चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या आपको भी लगता है कि ईडी का डर अब धीरे धीरे समापन की ओर है? दूसरी बात, बीजेपी का जो ईडी की शक्ति है बीजेपी के पास, वो शक्ति भी क्षीण, क्योंकि डर अगर खत्म है तो शक्ति क्षीण पड़ेगी ही। क्या वो दोनों अगर देख लिया जाए, एक तरफ ईडी दूसरी तरफ बीजेपी, ईडी या जांच एजेंसियां कह लें, अगर ऐसा होता है, बस यहां पर एक तीसरी चीज जो है वो है मीडिया। जिस मीडिया ने एक भौकाल मचाकर बनाकर रखा हुआ है और पूरा प्रचार तंत्र बना हुआ है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी और मीडिया, यही तो 4 हैं हथकंडे, 4 हथियार कह लें, हथकंडे ना हथियार कह लें। ये 4 हथियार में से अगर ये 3 कहीं ना कहीं इन तीनों का डर खत्म हो रहा है तो चौथा भी तो खत्म कर ही सकता है विपक्ष। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है और इसलिए यहां पर विपक्ष की तरफदारी नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन यहां इस देश के लोकतंत्र की चिंता सबको होनी चाहिए, संविधान की चिंता सबको होनी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे आज जो कह रहे थे कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप, और खासकर हमने देख लिया जो हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी कह रहे हैं कि झारखंड में अगर 24 घंटे तक कोई सरकार नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं है, तो आखिर झारखंड किसके हवाले था? सवाल उठता है ना। इसका मतलब है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आर्टिकल 163 का हवाला कल हमारे साथी प्रशांत टंडन जी दे रहे थे, बता रहे थे कि 163 क्या है। लेकिन उसके बाद आज जब अभी राहुल लाल जी बता रहे हैं कि कल 12 बजे बताया गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब चलिए बुलाइए उनको, चंपई सोरेन को, और ओथ सेरेमनी करवाइए। तो ये जो डर है वो अगर खत्म हो गया तो फिर आगे क्या कुछ आप देखते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, अगर डर खत्म हो जाएगा तो 400 ही बातें करने वाले 40 पे आ जाएंगे, क्योंकि पूरा साम्राज्य ही डर के ऊपर टिका हुआ है। और अच्छी बात यह है और मजे की बात है कि ये डर जो है वही सब कुछ है और सारे इंतजाम डर पैदा करने के लिए ही किए जाते हैं। और अभी तक जो है वो इस देश के 85% आबादी जो है, जो हिंदू कहलाते हैं, उनको डरा करके ही राज हो रहा है। रोज डराया जाता है कि देखो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और खतरा खुद बन जाते हैं हिंदुओं के लिए। तो कुल मिलाकर के जो झारखंड का प्रकरण है राजीव जी, उसने एक तरीके से कहा जाए उसने कई काम किए हैं। एक तो जो ईडी सीबीआई का डर था, वो डर को तो उसने एक किनारे किया ही है। दूसरे उसने ये भी बता दिया है कि चाणक्य जो है वो किस तरीके से फेल हुआ करते हैं।
ईडी सीबीआई उनके हाथ में होने के बावजूद। तो ये भी जो है झारखंड ने बता दिया है। वो सोशल मीडिया पे कुछ ट्रोल है राजीव जी भक्त समूह के, एक भक्त ने टिप्पणी करी कि राहुल गांधी जो थे वो बिहार में घुसे तो वहां सरकार बदल गई और झारखंड में जैसा बिहार और झारखंड में किया गया। तो अब ये तो जो भारतीय जनता पार्टी आने वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन कुल मिला के राजीव जी झारखंड ने जो है कई रास्ते मुझे लगता है एक तरीके से खोले हैं। और वो रास्ते ये भी खोले हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को शुद्ध आदिवासी विरोधी घोषित कर दिया इस प्रकरण में अच्छे तरीके से। पूरे देश भर के आदिवासियों के मन में ये बात गहरे से बैठ गई कि भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से आदिवासियों की विरोधी है, मानसिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। आदिवासियों की एक पार्टी जिसका मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, उस पार्टी की सरकार गिराने के लिए और उसके बड़े नेता को आपने जो है जेल भेज दिया इस तरीके से, ताकि आप वहां किसी भी तरीके से निशिकांत दुबे को मुख्यमंत्री बना सकें। सारा काम इसके लिए किया गया, वो भी उसमें आप सफल नहीं हुए। तो आदिवासियों के अंदर, पूरे देश भर के अंदर एक ही मैसेज चला गया कि ये सारे लोग वही हैं जो सीधी में, जो मध्य प्रदेश में सीधी में जो कांड किया, ये उसी की जो पुनरावृत्ति जो है राजनीतिक तौर पर इस तरीके से झारखंड में करना चाहते थे। तो ये एक संदेश जो गया, उसमें आग में घी डालने का काम जो है वो हमारे एक एंकर महोदय ने कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कहा जाए माउथ पीस है मीडिया के अंदर। उन्होंने उसके अंदर आग में घी डालने का काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की असली वैचारिकी ये है। तो ये कुल मिलाकर के एक तरीके से डर भी खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जो असली वैचारिकी है वो भी लोगों के बीच पहुंची, और कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। आप देखिए कि जो बातें चल रही थी कि यहाँ इसमें झगड़ा है, वहां उसमें झगड़ा है, सब एकजुट होकर के बात करने लगे, सब एकजुट होकर के ट्वीट करने लगे कि झारखंड में ये हो रहा है, झारखंड में वो हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के आपने जो दरारें पैदा एक तरीके से हो रही थी गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के, जिसको ये आप ही हवा दे रहे थे, आपने उसके ऊपर भी एक तरीके से विराम लगा दिया। यानी आपने एक और मौका दे दिया कि इंडिया गठबंधन हम एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो। आज जब बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जयराम रमेश की, यही बात उन्होंने एक तरीके से कहा जाए स्पष्ट तौर से कही कि इंडिया गठबंधन के सारे दल एकजुट हैं, विधानसभा के लिए हमारा गठबंधन नहीं है, केंद्र के चुनाव के लिए सबका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सरकार से हटाना है। तो यानी आपने इंडिया गठबंधन के अंदर लक्ष्य जो था वो आपने स्थापित करा दिया कि पहला लक्ष्य जो है अब यही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करना, चाहे सीटें किसी को कम मिले या किसी को ज्यादा मिले, राज्यों के अंदर आप एक दूसरे से लड़ते रहिए, लेकिन पहले आपकी प्राथमिकता जो है वो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। इस तरीके से झारखंड ने कुल मिलाकर के, और विपक्ष ने जो है, मतलब झारखंड ने रास्ता दिया विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, उसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़त बढ़ाई, चाणक्य फेल हुए, ईडी सीबीआई का डर निकला, और कुल मिलाकर के अब ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष की लड़ाई 2024 के लिए आर पार की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास डगमगा रहा है कि उसको 200 सीटें भी आएंगी कि नहीं आएंगी। राजीव जी जरा एक बार फिर से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, विपक्ष की बात हो रही है, कई बार चाहे उधर अब ममता बनर्जी कभी कभी कुछ अलग बयान दे देती हैं, आज भी शाम को उनके कुछ बयान चल रहे थे, और दूसरी तरफ आज अभी जयराम रमेश का हवाला दे रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, और जयराम रमेश ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो गठबंधन है ये विधानसभा के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए, और हम लोग लोकसभा का चुनाव सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। 27 दल अब हैं इंडिया गठबंधन में, ये 27 के 27 दल, क्योंकि 28वां दल एक जो चला गया है उधर एनडीए में, वो है जेडीयू, तो 27 दल बहुत मजबूती के साथ आपस में लड़ रहे हैं। जरा इंडिया गठबंधन की मजबूती और कमजोरी पर नजर डालना चाहता हूं, कैसे देखा जाए, क्या कुछ आप देखते हैं? मेरा अपना मानना है कि इंडिया दल समूह में कोई भटकाव नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वह सुनियोजित तरीके से है। पश्चिम बंगाल में अगर 1 to 1 की राजनीति होगी तो वहां बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा ले जाएगी बीजेपी, अगर कोई गैर टीएमसी उम्मीदवार उनके सामने नहीं होगा। तो जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में है वह एक सोची समझी रणनीति के तहत है। ममता बनर्जी ने यह कभी नहीं कहा है कि हम इंडिया दल समूह से अलग होंगे। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इंडिया दल समूह के साथ हैं, और इंडिया दल समूह के पश्चिम बंगाल में भी ऐसा नहीं है कि वो सीटें नहीं देंगी, वो सीटें देंगी। टीएमसी पश्चिम बंगाल के अलावा असम में, त्रिपुरा में और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी चुनाव लड़ती है, मजबूती से चुनाव लड़ती है। ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि उनके बीच में समझौता न हो।
आम आदमी पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा था, उनके स्वर बदले हुए हैं। वो दिल्ली में भी और पश्चिम बंगाल में, अरे पंजाब में भी सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं। चंडीगढ़ का चुनाव उनके सामने है कि क्या चंडीगढ़ के चुनाव में, जो मेयर के चुनाव में जो कुछ भी हुआ, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और एक तरह का राजनीतिक माहौल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां पे इंडिया दल समूह की ताकत का और फैसला होना है। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां एकदम सामान्य है। आप सोचिए कि शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया था कि हम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज की तारीख में 11 और 8 19 सीटों की घोषणा कर चुकी है। 7 सीटें दे चुकी है समाजवादी पार्टी को और 11 सीटें दे चुकी है कांग्रेस को। अभी इन दोनों पार्टियों के बीच में और विमर्श बाकी है। किसी भी राय, उधर आप देखिए कि प्रकाश आरएलडी को दे चुकी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और 11 कांग्रेस को, और अभी इन दोनों के बीच में चर्चा बाकी है। ऐसा नहीं है, अभी वामपंथी दलों के बीच में भी इनकी चर्चा होनी है। यानी कि समाजवादी पार्टी का जो रवैया था उससे बहुत ही लचीलापन आया है। और यह तथ्य है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्टी है इंडिया दल समूह की, उसको आगे रख करके ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। जो संगठन भी है वो समाजवादी पार्टी के पास भी है। समाजवादी पार्टी ने का जो अभी तक का रवैया है और जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो इंडिया दल समूह के अनुकूल ही है। आप महाराष्ट्र में आप जाइए, प्रकाश अंबेडकर साहब उसमें शामिल हो गए एकदम बिना उसके, उसने एक अलग ताकत दी। और अभी भी आप उनके एनडीए की कमजोरी का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि वहां सीट बंटवारे को लेकर क्या बस में उनके विवाद है कि वह जो अजीत दादा पवार उनके साथ बचे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, और शिंदे साहब कितनी सीटें मांग रहे हैं। उधर जो इंडिया दल समूह है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर साहब हो और चाहे उद्धव ठाकरे हो, इनके बीच में जबरदस्त सहमति है और उनको पता है कि वह एकजुट होकर के ही बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। डीएमके तमिलनाडु में अगर आप बात करेंगे तो वहां कोई विवाद नहीं है, एकदम गठबंधन की सरकार बहुत शानदार तरीके से चल रही है। केरल में अगर आप कहेंगे तो केरल में 2 ही दल हैं, उनमें से कोई जीते कोई हारे, वो इसमें इंडिया दल समूह की ताकत है, वहां पे कोई फायदा नहीं हो सकता, वहां बीजेपी कहीं है ही नहीं है। कर्नाटक में सीधी सीधी लड़ाई हो गई, जनता दल एस चला गया बीजेपी के साथ, कांग्रेस अपने सामने है तो वहां कोई संकट नहीं है। तेलंगाना में स्थिति साफ है, बीजेपी और वहां केसीआर साहब भी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाने पर क्या नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने मना कर दिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उधर टीडीपी शर्मिला को पार्टी का अध्यक्ष बना करके कांग्रेस ने अपनी स्थिति अलग तरह से मजबूत कर ली है। आंध्र प्रदेश की भी स्थिति एकदम इंडिया दल समूह के अनुकूल है। वहां कोई ऐसा राज्य आप नहीं कर सकते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों में जहां पे कि लगभग अब बहुत कुछ जनाधार खो दिया था कांग्रेस ने, वहां मजबूती के साथ वापस आ रही है वो, और तमाम क्षेत्रीय दल भी इसके साथ कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसका सबको नमूना दिखाई पड़ा जब ये यात्रा शुरू हो रही थी। इंडिया दल समूह के जितने भी प्रतिनिधि दल हैं, सदस्य दल हैं, उनके नेता उस यात्रा के दौरान शुरू होते समय, उस शुरुआत के समय मौजूद थे। कोई इस तरह के राज्य नहीं है। और आज की स्थिति बिहार में भी अगर आप बात करेंगे, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के जाने से परसेप्शन के रूप के स्तर पर इंडिया दल समूह को नुकसान हुआ है, लेकिन चुनावी गणित में कितना नुकसान होगा या इसका आकलन या इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि 16% मत लेकर के नीतीश कुमार पूरा का पूरा जो अपना जन समर्थन है वो लेकर चले गए बीजेपी के साथ। वो स्थिति नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि रोजगार का जो मुद्दा है, जो 1.5 साल के आरजेडी और जेडीयू सरकार ने जो एक काम किया है और जिसमें आरजेडी की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि अपने 18 साल के कार्यकाल में रोजगार के मामले में नीतीश कुमार का कभी योगदान नहीं रहा। बल्कि 2020 का अगर आप चुनाव याद कीजिए, जब आरजेडी ने कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पैसा कहां से लाओगे। ये सब बयान बिहार के लोगों की जानकारी में है। तो ये नौकरी का सवाल है, वह उससे एक बड़ा वर्ग है जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ेगा। और नीतीश कुमार जी जिस राजनीति के लिए जाने जाते रहे, जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या सामाजिक सशक्तिकरण की इस राजनीति को अपने वर्तमान सहयोगी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे, ये बड़े सवाल है। और जो उनका एक बड़ा वोट बैंक रहा है अति दलित और अति पिछड़ा, वो क्या उनके साथ इंटैक्ट बना रहेगा नौकरी के मुद्दे पर।
और दूसरी चीज कि क्या चिराग पासवान, पारस पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी साहब उतनी ही ताकत के साथ एनडीए में भी के साथ बने रहेंगे बिहार में? ये तमाम अभी एनडीए के सामने सवाल ज्यादा गंभीर हो गया है अपेक्षाकृत इंडिया दल समूह के बिहार में। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरह की एकता, जिस तरह की प्रतिबद्धता, जिस तरह का अपने कार्यक्रमों के प्रति लोगों का लगाव इंडिया दल समूह ने प्रदर्शित किया है किसी भी राज्य में, और कोई चुनौती नहीं है इंडिया दल समूह के सामने। वजह भी इसकी यही है कि इन सभी क्षेत्रीय दलों को यह अंदाजा है कि वह अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकते। बीजेपी एक अलग मजबूत पार्टी है, बड़ा संगठन है, सब कुछ है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल कांग्रेस से बनाया है, कांग्रेस को केंद्र में रह करके ही आप बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं। यह सबको, और 2024 का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है, इसका भी एहसास सबको। तो जो गैर भाजपा राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके सामने यह राजनीतिक आवश्यकता है कि वह एकजुट होकर के बीजेपी का मुकाबला करें, और यही वो तर्क है कि इंडिया दल समूह की जो एकता है वो कहीं प्रभावित होती हुई नजर नहीं आती। जी, इंडिया दल समूह की एकता, सही बात आप कह रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं देखिए जेडीयू में भी टूट की बातें कही जा रही हैं। महाराष्ट्र जेडीयू, महाराष्ट्र की जो जनता दल यूनाइटेड की जो इकाई है, वो ऑलरेडी अभी भी उनका कहना है कि हम रहेंगे इन्हीं के साथ, यानी महाविकास आघाड़ी के साथ। उन्होंने घोषणा कर दिया कि महाविकास आघाड़ी के साथ रहे। और नीतीश कुमार क्या आगे भी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रह पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और कई लोग जो पगड़ी बांध के बैठे हुए थे, साफा बांध के बैठे हुए थे, कह रहे थे कि जब तक इनको मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे नहीं तब तक ये उतारेंगे नहीं, वो आज उनके साथ हैं और उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है राजनीति में कि कितना लोग नीचे तक पद पाने के लिए गिर सकते हैं, उसका नमूना है बिहार। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आप कैसे देखते हैं? प्रशांत जी, इंडिया गठबंधन की बात तो होती है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की बात कर लें। एनडीए में और बीजेपी उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी जेडीयू उनके साथ आया है, तो एक बड़ा दल बिहार के हिसाब से कह सकते हैं। जेडीयू के आने के बाद से क्या एनडीए यहां मजबूत होता हुआ दिखाई देता है आपको? नहीं राजीव जी, एनडीए जैसा भी सुनील जी ने कहा कि नीतीश कुमार, पहली बात कि उनकी जो व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी है एकदम खत्म हो चुकी है। उसको ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि गिर गई है, खत्म हो चुकी है। और वो पलटू राम के नाम से हैं वहाँ पे बिहार में, और उनका अपना उन्हीं के द्वारा जो जाति जनगणना है, तो जो उनकी जिस समाज से वो आते हैं उसका वोट बैंक 3-3.5% है, और जो अति पिछड़ा या दूसरा जो 30% 35% वोट है बिहार में, उस पर दावेदारी आरजेडी की भी मजबूत है। और अभी वहाँ पे जो नौकरियां दी गई हैं, देखिए बिहार, और ये नौकरी कौन सी नौकरी है? ये नौकरी कोई पकौड़ा तलने वाली नौकरी नहीं है, ये घर घर सामान भेजने वाली, लेकर जाने वाली नौकरियां नहीं है। ये सरकारी नौकरी है, ये संविदा की नौकरी भी नहीं है, एडहॉक भी नहीं है। ये सरकारी नौकरियां हैं जिसमें कि पीएफ कटेगा, जिसमें ग्रेच्युटी होगी, जिसमें तमाम सुविधाएं होंगी, और वो कल निकाल नहीं दिए जाएंगे, ठेके पे नहीं काम कर रहे हो। ये 3 लाख नौकरियां दी हैं। और बिहार की, क्योंकि आप भी वहां से आते हैं, आपको मालूम है कि बिहार के अंदर सरकारी नौकरी की एक संस्कृति है। आप दिल्ली के या किसी शहर के कोचिंग सेंटरों में चले जाएं, मैं इलाहाबाद में रह चुका हूं, मैं जानता हूं कि इलाहाबाद भी एक बड़ा अड्डा सिविल सेवा की और कंपटीशन की तैयारियों का हुआ करता था। अधिकांश छात्र जिनमें कि इसके प्रति जो है बड़ा उत्साह रहता है सरकारी नौकरियों के कंपटीशन के लिए, वो बिहार से आने वाले लोग हैं और बड़ी संख्या में क्वालिफाई भी करते हैं। तो वहां पे सरकारी नौकरी को लेके एक धारणा है बिहार में, वो आपको मुंबई में नहीं मिलेगी, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी वो धारणा, तो या गुजरात में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी के प्रति वो आकर्षण, लेकिन बिहार में है वो।
और उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि गरीबी की वजह से, किसी हर राज्य की अपनी एक संस्कृति, अपना एक चलन बन जाता है, बिहार के अंदर वो चलन है। तो सरकारी नौकरी जिस तरीके से तेजस्वी ने दिया, उनका क्रेडिबिलिटी बहुत तेजी से स्थापित हुई है और वो जी। तमाम चीज़ों में। और वहाँ ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव भी हैं, अभी वो खामोश हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, या मैं कहूँगा कि उत्तर भारत के। और इंडिया और एनडीए की जहाँ तक बात है राजीव जी, बड़ी अजीब अजीब बातें मैं सुन रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर भी एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी बन गई है। जी। मैं सबके नाम यहाँ पे नहीं बता सकता अभी, लेकिन ये जो तमाम बड़े नेता जिनको लोकसभा में उतार दिया गया था विधानसभा में, और उसमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो एक बड़ा एक समुदाय बीजेपी के अंदर बन गया है, जो कि ये मैं नहीं कहूँगा कि वो खुली बगावत करेंगे, लेकिन वो सिमर कर रहा है और वो मौजूदा सरकार से बहुत नाखुश है और वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हद तक जाके कोशिश करेंगे कि बीजेपी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन ये गुजराती लॉबी को नुकसान बहुत हो। तो गुजराती लॉबी के खिलाफ बीजेपी के अंदर एक विरोधी खेमा तैयार हो गया है जो काफी मजबूत है, और उसका जो पेनिट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश तक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा जब उत्तर प्रदेश में जाएगी तो वहां वो सीन नहीं होगा जो असम में हुआ। योगी आदित्यनाथ को हेमंत बिस्वा की शर्मा की तरह दिल्ली से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, उनकी अपनी एक पहचान है। योगी आदित्यनाथ वॉशिंग मशीन में नहीं है, दिल्ली के रहमो करम पे नहीं है। तो इसलिए वो एक मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, और उनको मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे उस तरीके की बाधाएं या छोटापन जो है दिखाएंगे जैसा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिखाया। और एनडीए का विस्तार देखिए, पहली बात की एनडीए का विस्तार तो पहले हो चुका। 36 पार्टियां, जब हम लोग बेंगलोर में थे और बेंगलोर की मीटिंग हुई वहाँ ये हो रहा था, तब भी आप देखिए कि उसके बाद से दूसरी मीटिंग नहीं हुई है। अब नीतीश कुमार वहाँ आ गए, नीतीश कुमार दूसरी मीटिंग करवा दें एनडीए की। तो एनडीए केवल कागजों पर है, कुल मिला के बीजेपी ही है। और दूसरी चीज राजीव जी, बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे भी हो रही हैं। एक बड़ा झटका मोदी साहब को, जिसका अभी चर्चा हम लोग करना बंद कर चुके हैं, वो अडानी के रूप में लग गया है। उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके तमाम सारे मंसूबों को, ठीक है कि वो मीडिया है भी उनके पास में, दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बड़ा झटका लग गया है। एक हड्डी टूट गई है जिसका अभी इलाज पूरा हुआ नहीं है, और अभी उससे उबर रहे हैं। कि दूसरा देखिए कि पेटीएम को जिस तरीके का झटका लगा है, जिसके इश्तिहार में नरेंद्र मोदी का फोटो था, बिल्कुल, और आप रेलवे के टिकट से लेकर दिल्ली की मेट्रो से कहाँ जितना एक्सेस पेटीएम को मिला है सरकारी माध्यमों में मोदी सरकार में, वो तो सरकारी बैंकों को नहीं मिला है। कल ही मैं रेलवे का टिकट बुक कर रहा था और मैं पेटीएम मेरे पास है नहीं राजीव जी, मुझे 3 बार कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो बार बार जो वेबसाइट है वो पेटीएम की तरफ जाती है, जो पेमेंट ऑप्शंस हैं। तो मुझे 2 बार 3 बार टिकट कैंसिल करके, क्योंकि मेरे पास पेटीएम नहीं है। तो मैं बात जो कह रहा हूँ कि पेटीएम को कितना एक्सेस दिया गया, और अब देखिए रिजर्व बैंक ने क्या किया, रिजर्व बैंक धाराशाही कर दिया। आज मैं बाजार में गया और जो तमाम दुकानदारों से मैंने पूछा कि भाई पेटीएम, तो कैसे वो अभी आ गया है नोटिस, वो बंद हो जाएगा इनका क्यूआर कोड, % का शेयर नीचे आ गया।
ये सीधा हमला है मोदी साहब के ऊपर, पीछे से हुआ है, ब्यूरोक्रेसी से हुआ है, रिजर्व बैंक से हुआ है। तो बहुत सी घटनाएं कब्जे के पीछे भी हो रही हैं, और आप देखिएगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये घटनाएं भी होंगी। और आखिरी बात जो मीडिया की बात है, देखिए सुधीर चौधरी का हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे। सुधीर चौधरी ने वही राहुल गांधी को सच साबित कर दिया। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी आपको वनवासी कहती है कि आप लोग जंगल में रहते हो, और हम कहते हैं आदिवासी, और आदिवासी का हक है कि वो शहरों में वो बने, पायलट बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यही बात, यही मानसिकता सुधीर चौधरी ने, जो मोदी के समर्थक के बड़े, उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कल कर दी हेमंत सोरेन के लिए कि ये तो जंगल में रहा करते थे, अब ये कार में बैठ रहे हैं। तो जो देश का माहौल है। और एक और बात अभी मुझे याद आई, एक फिल्म आई राजीव जी, और हमारे पॉलिटिकल क्लास को और खासकर विपक्ष को इस बात का गौर करना चाहिए कि एक फिल्म आई है 695, राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की कहानी, बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। एक सप्ताह में 1 करोड़ भी नहीं पैदा कर पाई, सिनेमा हॉल खाली, सीटें खाली हैं। आज मैंने 3-4 लोगों को अयोध्या फोन किया, मैंने इतना वहां पे भीड़ें आ रही हैं, क्या पैर रखने की जगह नहीं अयोध्या में, क्या होटल नहीं मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? अयोध्या में सब कुछ सामान्य है, केवल जो बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो अपनी बसें लेकर वहां पे अपने लोगों को ले जा रहे हैं। बिल्कुल लाइन लगाकर, जिस तरीके से हम लोग अभी राजस्थान में नाथद्वारा मंदिर में गए थे और वहां भी लाइनें लगी हुई थी, बस वैसा ही सीन है। कोई कुंभ मेला जैसा सीन नहीं है सुनील जी वहां पे कि अफरा तफरी अयोध्या में, बिल्कुल सामान्य है। तो ये जब मैं विपक्षी नेताओं से बात करता हूँ राम मंदिर को लेकर, अगर राम मंदिर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता तो ये 695 फिल्म, जिसका खुद बीजेपी ने और सबने प्रचार किया और इस मीडिया ने प्रचार किया, फ्लॉप कैसे हो गई? बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तो विपक्षी दलों को भी तमाम तरीके के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये लोग टीवी बहुत देख लेते हैं और फिर डर जाते हैं। टीवी, और टीवी में भी कौन सा पक्ष, ये भी देखना होगा और उसको देख के डर जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ राहुल लाल जी आपके पास। कैसे आप देखते हैं, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की बात हम कर रहे हैं और विपक्ष ने बना ली बढ़त, हम लिख भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी का प्लान जो था झारखंड में वो फेल हो गया। न सिर्फ यहाँ झारखंड की बात, बल्कि बीजेपी का प्लान तो असम में भी था। राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की पूरी प्लानिंग थी असम में, लेकिन राहुल गांधी अब झारखंड पहुंच चुके हैं। आपके घर से, अभी आप बता रहे हैं कि आपके घर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर राहुल गांधी का काफिला है और कल वहां से निकलेंगे। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये जब मुंबई पहुंचेंगे, जब तक यानी 20 मार्च तक जब राहुल गांधी का काफिला, राहुल गांधी की यात्रा मुंबई पहुंचेगी, तो क्या कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? काफी बड़ा परिवर्तन मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी तक जो यात्रा चली इसमें कुछ चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट है। यहां तक अभी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास दलित वोट नहीं, यानी कि टीम इंडिया ने दलित वोटों के ऊपर अच्छे से जो है कि अपनी मजबूती से मुहर लगा दी है। झारखंड के प्रकरण ने आदिवासी वोट, जिसको लेकर बीजेपी ने तमाम अलग अलग जो है कि वो सांकेतिक संकेत देने का प्रयास करती थी। कभी जो है कि भोपाल में जाके जो है कि रेलवे स्टेशन को भव्य रूप में दिया जाता था, कभी वो झारखंड पहुंच जाते थे प्रधानमंत्री, कभी जो है कि द्रौपदी मुर्मू जी को उनको जो है कि राष्ट्रपति बनाया गया, उस पर ढिंढोरा पीटना, हालांकि उनको शक्ति नहीं देना, नए संसद भवन में नहीं बुलाना, तमाम आरोप तो पहले से ही लग रहे थे। लेकिन उन आरोपों के ऊपर अब ये सच्चाई की स्थिति जो है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन के प्रकरण से दिख रही है हम लोगों को। और अब ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है इस समय टीम इंडिया के साथ, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी पूरा का पूरा टीम इंडिया
ये मामला को लेकर चलती है कि जातिगत जनगणना का मामला, वहां पे भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो बीजेपी के लिए झटके काफी बड़े हैं। अब आप सोच के देखिए कि वो जो 400 सीटों के नारा का पार की स्थिति के वो आंकड़े देते हैं बीजेपी के लोग, वो 200 पार के आंकड़े में बार बार आपके कार्यक्रम में कहा हूं कि 200 पार करने की स्थिति आज के डेट में एक बड़ी असंभव सी स्थिति है कि आप 250वां सीट, 251वां सीट, 52वां सीट की अगर कागज पे लेके हम लोग गणना करें, बड़ी मुश्किल सी चीज है। आप सोचिए ना कि अभी बीजेपी के लोग खुद ही बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को पूरा डराया जा रहा है कि भाई अब आपकी गिरफ्तारी होगी। उनसे मांग क्या किया जा रहा है? देखिए, पंजाब में अगर वो गठबंधन में रहे तब भी, वो गठबंधन ना करे तब भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है राजीव जी। उनसे छोटी सी डिमांड है, उनसे अगर बीजेपी वालों की डिमांड पूछे कि दिल्ली में गठबंधन ना हो, तो आप बताइए दिल्ली में 7 सीटें हैं, अगर ये 7 सीटों का नुकसान हो भी जाए और आप 400 प्लस सीटों का नारा लगा रहे हैं, तो फिर दिल्ली के 7 सीटों पे आप क्यों जो है माथापच्ची कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए दिल्ली के 7 सीटों को। लेकिन ये जान रहे हैं कि ये जो तमाम सीटों का नुकसान हो रहा है, इसका भरपाई कहीं से नहीं होना है, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और वो दबाव में आने वाले कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो एक पहले से ही, देखिए हम लोग तमाम गणना कर रहे थे कि उनके भी राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने कोई सही निर्णय नहीं लिया है, लेकिन यह चीज है कि कौन दबाव सह सकता है और कौन दबाव नहीं सह सकता है, तो वो एक उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि टीम इंडिया में उसके बाद अब कहीं कोई झटके और तमाम दूसरी स्थितियां कहीं से आएंगी। सुनील जी ने सही बोला कि देखिए, पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां, पश्चिम बंगाल में 1 to 1 का मुकाबला टीम इंडिया के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो वैसे स्थिति के लिए वहां पे तो मुकाबला त्रिकोणी बना के रखना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी त्रिकोणी मुकाबला की स्थिति बनाए, वो नहीं बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी लाभ की स्थिति में आएगी। लेकिन जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एनडीए कहां है, वो एनडीए नामक चीज जो हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। राजीव जी देखिए, अगर ये हम लोग मान लें कि अजीत पवार के आने से एनडीए मजबूत हो गया, तो वो नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे के आने से एनडीए मजबूत हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो एनडीए है कहां पे अभी? सबसे चीज, क्योंकि उसके लिए कोई तैयारी हम लोगों को नहीं दिखता है। ये तमाम सवाल हम लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि टीम इंडिया क्या कर रही है। यहाँ पे राहुल गांधी लगातार नजर आ रहे हैं। प्रशांत जी के बात से मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो राम मंदिर का मामला था वो नहीं चला है। राम मंदिर का मामला चल जाता तभी बैठ के इनको इतनी तेजी से तमाम संवैधानिक रूप से एक तरह से देश के संविधान को तोड़ने का इतने बड़े बड़े आरोप माथे पर नहीं लेने पड़ते भारतीय जनता पार्टी को जी। क्या आप राम भगवान का नाम लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लीजिए, और दूसरी तरफ तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ दीजिए। कहां तो मर्यादा के शिखर पुरुष है, दूसरे तरफ आप अगले दिन से मर्यादाओं को आप बिल्कुल उल्लंघन कर दीजिए। बीजेपी को अगर मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ रहा है तो उसकी स्थिति यह है कि यहाँ पे लोग अब जान चुके हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। आप अलग अलग ढंग से भावनात्मक तौर पर लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब सोचिए ना कि लोग अगर इनसे यह पूछे, राजीव जी, इनके बजट में किसी को क्या मिला है? सोचिए, इनके बजट में भी किसी को, जो प्रधानमंत्री जिस 4 समूह की बात करते थे, गरीब के लिए इस बजट में क्या है? युवा के लिए बेरोजगारी शब्द का क्या निर्मला सीतारमण ने एक बार भी नाम लिया? तो इसमें युवा के लिए क्या मिला? इसमें किसान को क्या मिला? किसान को लेकर प्रधानमंत्री बड़े लंबे चौड़े दावा किया करते थे। किसान का भी बजट जो है कि इन्होंने घटा दिया राजीव जी। तो जो महिलाओं को क्या दिया इन्होंने? 4 जाति, प्रधानमंत्री के 4 जाति की वर्णन कर रहा हूं, तो वो उन लोगों को ही कुछ नहीं मिला है इसमें, तो बाकियों किसी को क्या मिलेगा? तो ये कहते हैं खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, तो इनके डब्बा भी खाली है, बोतल भी खाली है, लेके ले लीजिए। जनता को अगर उन्हीं खाली डब्बा और बोतल पर विश्वास करना हो तो वो ले सकते हैं उन्हें। ये एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जो बीजेपी के तमाम समर्थक हैं वो लोग भी अभी परेशान हैं। और जो अभी प्रशांत जी के एक बात से और मैं सहमत हूं, इनके यहाँ पे जो गुजरात लॉबी का विरोध करने वाले लोग, आप यकीन मानिए कि पार्टी के भीतर कम से कम 80 से 90% लोग गुजरात लॉबी के विरोधी हैं बीजेपी के भीतर आज के समय में। ये संख्या इससे ऊपर जा सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। तो वो उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को उन्हें संभालना है। आप बीजेपी को कैसे संभाले हुए हैं? आपने बीजेपी को संभाला है मीडिया के माध्यम से, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से। और दूसरा जो है कि मुझे लग रहा है कि जो तमाम दूसरी संवैधानिक संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, उन सबों के ऊपर हमला करके आपने किसी तरह से बीजेपी को संभाल के रखा है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है राजीव जी, राहुल गांधी की वो बातें भारत के प्रत्येक सजग नागरिक को समझ में आ रहा है कि जो बातें वो हमेशा बोला करते थे कि इस देश में स्थिति क्या है और यहाँ पे डेमोक्रेसी की स्थिति क्या बन रही है।
प्रधानमंत्री सोचिए कि इतना ज्यादा हमला करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भ्रष्टाचार में हम लोग और जो है कि आगे नजर आ रहे हैं हम लोग। तो भैया आप भ्रष्टाचार पे कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे दुनिया को दिख गया। हेमंत सोरेन के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, आप उन्हें जेल में डाल रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में आप समय लगा देते हैं। तो आपको भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं करनी थी। इनका खुलासा तो देखिए, जब इन्होंने अजित पवार पे हमले किए थे और अजित पवार को पूरा खजाना दे दिया, खजाना मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना के, तभी सबों ने समझ लिया था। तो अब ये जो एक पॉलिटिक्स ये करना चाहते हैं कि विपक्ष की छवि खराब कर दो, विपक्ष को तोड़ फोड़ दो, ये हथियार भी अब इनके पास से छीनते चले जा रहे हैं राजीव जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं, फिल्में भी बनाई जा रही हैं, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि एक चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो, चाहे ईडी, आईटी, सीबीआई के ज़रिए हो, इन सब के ज़रिए कहीं ना कहीं डराने की कोशिश जो हो रही है वो भी फ्लॉप होती जा रही है। तो आने वाले समय में और अंदर खाने दूसरी तरफ जो कुछ पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है उसका नमूना छोटा सा हमारे साथी प्रशांत टंडन जी दे ही रहे थे। आप जो बात कह रहे हैं और दीपक जी, सुनील जी, आप लोगों ने जो बातें रखी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। लेकिन फिल्में आखिर क्यों फ्लॉप हो रही हैं? मैं अटल हूँ, ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई, याद है ना? तो आखिर क्यों? सोचना होगा भाजपा को, प्रधानमंत्री जी को कुछ करना होगा। अभी बीच में एक फिल्म आई थी जब केरल में जाके उन्होंने कुछ उसके बारे में कहा था, अगर आप लोगों को कोई याद हो, वो चुनाव का वक्त था, कर्नाटक के चुनाव के समय ही एक फिल्म का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो फिल्मों का प्रचार करते हुए, पेटीएम का प्रचार करते हुए, द केरला फाइल्स मुझे बता रहे हैं हमारे साथी, द केरला फाइल्स याद है ना? उस फिल्म को का भी प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ऐसे बहुत सारी फिल्मों का प्रचार कर लें, चाहे पेटीएम सहित कई अलग अलग कंपनियों के प्रचार कर लें। याद होगा जियो के फ्रंट पेज पे जो अखबारों का विज्ञापन आया था जियो, उसका भी प्रचार, उसमें भी मोदी जी का चेहरा लगाया गया था। अघोषित या घोषित हर तरह से अदानी के साथ मोदी जी का नाम आता ही है। तो जितने भी प्रचार कर लें, पर्दे के बाहर, पर्दे के पीछे, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है जो डराता है मोदी जी को, उनकी पार्टी को। और इसीलिए यहाँ जब भी हमारी बात होती है, अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं कोई शंका आशंका नहीं है। 2024 मोदी जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन तमाम साथी कमेंट बॉक्स में अभी लिखेंगे ईवीएम को हटवा दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जैसे अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे, 400 जो है वो 40 पे आ जाएंगी, 400 सीटें 40 पे आ सकती हैं, लेकिन ईवीएम हटवा दो। ईवीएम की लड़ाई लंबी लड़ाई है और उस पर चर्चा चल ही रही है। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपका, राहुल लाल जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आपका बहुत शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, गीता जी हमारे साथ बनी